अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कल सुबह क्या होगा, हम आगे मार्च करेगा, सोओगे नहीं, कल सो जाएगा, आज आप लोग सो जाओ, हाँ, ताकि तुम्हारा काम आज ही हो जाए और तुम्हें ज्यादा दूर से अपनी बस्ती वापस ना जाना पड़े। राजदेव दानिस्ता बड़बड़ाया, लेकिन सिकंदर ने उसके अल्फाज सुन लिए। क्या मतलब? वो भी आहिस्ता से बोला, भाई, इस मकान को नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता कि मिस्टर सरातू हमें इत्मीनान से सुला दे और जब हमारी नींद गहरी हो जाए तो खुद इत्मीनान से हमारा सामान लेकर रफू चक्कर हो जाएं। अभी तो इन पर एतबार करने में भी वक्त लगेगा। ओह, ऐसा लगता तो नहीं है, ताहम तुम्हारा कहना भी दुरुस्त है, तो फिर क्या किया जाए? वही जो आज तक करते आ रहे हैं, सोता जागता रह जाए। आज तो बारिश ने ज्यादा दूर ना जाने दिया, कल सफर ज्यादा करेंगे और फिर कोई पसंदीदा पनाहगाह नजर आते ही कयाम करेंगे। फिर यूं करते हैं कि इब्तदाई चंद घंटे आराम कर लें और फिर दूसरे पहर में जाग उठेंगे और मिस्टर सरातू को सुला देंगे। वैसे भी ये बारिश पूरे तौर सोने ना देगी। सरातू को बंदूक दे दी गई और वो मुस्तैद हो गया। दोनों आराम करने लगे। बारिश के जल तरंग के साथ मुख्तलिफ आवाजें सुनाई दे रही थी। दिन में भी कभी कभी शेरों की धाड़ भी सुनाई दे जाती, लेकिन ये आवाजें ना तो उनके लिए खौफ का बायस थी ना खतरनाक। वो उन आवाजों से आशना थे और जानते थे कि कौन सी आवाज कब खतरनाक होती है। अलबत्ता बारिश परेशान कर रही थी और फिर बारिश काफी तेज हो गई। गो उनके पास बारिश से बचने का बंदोबस्त भी था, लेकिन फिर भी उस आलम में नींद तो नहीं आ सकती थी। वक्फे वक्फे से दोनों आपस में गुफ्तगू करने लगते। सरातू पत्थर के बुत की मानद बंदूक पर प्लास्टिक डाले बैठा हुआ था। उसके बदन में जुम्बश तक न थी। कई बार तो उन्हें शुबा हुआ कि वो बैठे बैठे सो गया। ऐसे औकात में उसे आवाज दी गई तो वह चाको चौबंद लहजे में बोला, मैं जागता शर, आप आराम से सो जाओ। और उसके आराम से सो जाने के मशवरे पर उन्हें हंसी आ गई। रात इसी आलम में गुजरती रही। दूसरे पहर के बाद तो बारिश की ऐसी झड़ी लगी कि सुबह तक उसका जोर ना टूटा। लेकिन सुबह रोशनी की पहली किरण नमूदार हुई तो बारिश भी रुक गई। वो लोग मामूलात से फरागत पाने के बाद आगे की तैयारियां करने लगे। गो के बारिश की वजह से जंगल खतरनाक हो गया, लेकिन उन्हें खतरात से खेलने के लिए तो वो अपनी पुरस्कून सकूनत छोड़कर ही वहशतनाक जंगलों में आए थे। बारिश से बढ़ जाने वाले खतरात ने कुछ और लुत्फ दिया, और एक महम जो ही इस लुत्फ को समझ सकता है। जंगल जल थल हो रहे थे और जंगली जानवर भीगी बिल्ली बने हुए थे। 2 दिन के सफर में उन्हें कई खतरनाक जानवर नजर आए जो परेशान हाल उनके सामने से गुजर गए। सरातू मस्त फितरत का मालिक था। वो उन्हीं की मानद उस सफर से दिलचस्पी ले रहा था। बारिश रुक गई और चंद लम्हात के लिए सूरज भी नजर आया, लेकिन सिर्फ चंद लम्हे के लिए। उसके बाद फिर दरख्तों की चोटियां स्याह होने लगी। बारिश अभी फिर होगी, सिकंदर ने कहा, और ये जुमले अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि बारिश के कतरे नमूदार हुए और एक बार फिर ये कतरे मूसलाधार शक्ल इख्तियार कर गए। लेकिन सफर में बारिश के अलावा और कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे जारी रखा। दोनों ने जोड़ी बरसातियां ओढ़ ली थी, जिन्होंने उनके शानों पर पड़े थैलों को भी ढक लिया था। अलबत्ता तीसरी बड़ी बरसाती मौजूद ना थी। उनकी कसर एक और
वाटर प्रूफ कपड़े से पूरी कर दी गई और सरातू ने उसे अपने सर के गिर्द लपेट लिया। जंगल में बारिश के शोर के अलावा और कोई आवाज सुनाई ना दे रही थी। रास्ते में सरातू से बातें भी करते जा रहे थे। जंगलों का ये सिलसिला कितना तवील है। नाट तावील, खाटरनाक, डेंजर डेंजर, सरातू ने जवाब दिया। वो लफ्ज तवील नहीं समझ सका था। तूने अंग्रेजी कहाँ से सीख ली भाई? ओ शरामा फादर अंग्रेजी का शर्वंट, हम तुम्हारा शर्वंट या शर। ये आदमी शर्वंट के अलावा कुछ नहीं है। राजदेव गहरी सांस लेकर बोला। नो सर, आई एम किक। आप शिकार करेगा, हम कुक करेगा, शराटू ने गर्दन हिलाते हुए कहा। बारिश रुकेगा तो हम शिकार करेगा भाई। वैसे अगर तू अंग्रेजी ना बोले तो तेरी मेहरबानी होगी, सिकंदर ने हंसते हुए कहा और सरातू सामने देखने लगा। अगर कोई बात उसकी समझ में ना आती तो वह उसे नजरअंदाज कर देता। घड़ियों की सुइयां आगे बढ़ती जा रही थी। आसमान से गोया परनाले चल रहे थे। अलबत्ता हैरतनाक बात यह थी कि जंगल में पानी नहीं जमा हुआ, बल्कि तेज धारे दरख्तों के दरमियान बल खाती अकबी सिमत निकल रही थी। दिन का वक्त था, लेकिन बिजली के कूंदे साफ महसूस हुए। बादल भी खूब गरज रहे थे। सब्र सुकून के साथ आगे बढ़ते रहे। ना जाने कितना सफर इसी तरह तय हो गया। फिर दरख्तों की हैबत तब्दील होने लगी। वो इतने घने नहीं रहे। दरख्त के नीचे कहीं कहीं पथरीली जमीन नजर आने लगी। बारिश का शोर बेदस्तूर कायम था, लेकिन अचानक उनके कानों ने एक और शोर सुना और एक लम्हे के लिए उनके कदम ठठक गए। ये बारिश का शोर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा खौफनाक शोर था, जिसमें जानवरों के चिल्लाने की आवाजें भी शामिल थीं। हाथी की चिंगार के साथ भैंसों के डकराने की आवाजें। फिर अचानक एक दिल दहला देने वाला तड़ाका सा हुआ और फिजा में एक मुसलसल गर्ज सुनाई देने लगी। उस गर्ज में दरख्तों के टूटने की आवाजें भी शामिल थीं। गो कि ये आवाजें काफी दूर से आती महसूस हो रही थीं, लेकिन रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ती महसूस हुई। अब उन्हें संभलना पड़ा। सिकंदर, ये पानी का शोर है, राजदेव ने संजीदा लहजे में कहा। क्या मतलब? कोई तूफानी रेला। राजदेव ने इतना ही कहा था कि यकदम उनसे कुछ फासले पर बाएं सिमत उन्हें ऊंचे दरख्तों की चोटियां सुरंगू होती दिखाई दी। उनके मोटे तने तड़क तड़क कर टूट रहे थे और मैले मलजगे धुंधलके में पानी की एक तूफानी दीवार बरक रफ्तारी से अपनी जिद में आने वाली हर शय को समेटती हुई उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसी वक्त सरातू की दहशत ज़दा आवाज उभरी। अरबाना शू, लक्षू लक्षू। उसके साथ ही सरातू उन दोनों की बरसातियां खींचता हुआ एक सीमत दौड़ पड़ा, लेकिन उनकी रफ्तार पानी की रफ्तार से तेज ना थी। पानी की मुहेब दीवार हौलनाक गर्ज के साथ करीब से करीब तर आती जा रही थी। अब सरातू के कुछ कहने की जरूरत नहीं। वो खुद भी जानते थे कि मौत ने अचानक उन्हें ताक लिया है और बरक रफ्तारी से उनकी तरफ लपक रही है। उस हालत में फितरी तौर पर उन्हें पानी के मुखालफ दौड़ना था, लेकिन ये कोई हल नहीं था, क्योंकि पानी चंद ही लम्हात में उन तक पहुंचने वाला था। और पानी का ये ताकतवर रेला, जिसने बड़े बड़े दरख्तों को जड़ों से उखाड़ कर अपने बहाव पर ले लिया, उन्हें क्या खातर में लाता। वो जान तोड़कर दौड़ रहे थे। सरातू की रफ्तार उनसे भी तेज थी, और शायद उसके जहन में कुछ था, क्योंकि अचानक ही उसने सीध में दौड़ते दौड़ते रुख तब्दील किया और रुक कर चीखा था, बला का शाही लक्षू लक्षू। उसके नाकाबिले फहम अल्फाज भी उनकी समझ में नहीं आए, लेकिन अंदाजे से उन्होंने समझ लिया कि वो क्या कह रहा है। उस वक्त वो भी बेइख्तियार उसकी तकलीद में रुख बदलने पर मजबूर हो गए। बिलाशुबा इस वक्त सरातू ने अपना फर्ज पूरा कर दिया।
ورنہ وہ درخت کی ان کی نگاہ میں نہیں آیا تھا جس کا تنا تقریباً 9 فٹ کے دائرے میں تھا اور جس کی لاتعداد شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ شاخیں بھی عام درختوں کے موٹے تنوں سے کہیں زیادہ موٹی تھیں۔ سراتو دوڑ کر کسی بندر کی مانند درخت کے تنے پر چڑھ گیا۔ راج دیو نے رک کر سکندر کا ہاتھ پکڑا اور اسے تنے پر چڑھا کر خود بھی اوپر چڑھنے لگا اور وہ پھر ان کے شاخوں کے پھیلاؤ میں پھیل گئے۔ پانی کی بلندی کا ابھی اندازہ نہیں ہوا، اس لیے ضروری تھا کہ زیادہ بلندی پر پہنچ جایا جائے۔ درخت پر پہنچنے کے بعد البتہ وہ ایک دوسرے کا خیال نہ کر سکے۔ طوفان برق رفتاری کے ساتھ ہر شے کو ڈھکیلتا ہوا اس درخت پر لپکا اور اس قوت سے درخت سے ٹکرایا کہ پورا درخت ہل گیا۔ اس کا سارا تنا پانی سے ڈھک گیا اور پھر شاخیں بھی پانی میں ڈوبنے لگی۔ ریلا آگے بڑھ گیا تو خوفناک گرج سماعت کی برداشت سے کہیں زیادہ تھی۔ ان کے ذہن گم ہو گئے اور کچھ دیر کے لیے وہ ایک دوسرے سے قطعی بے خبر ہو گئے۔ البتہ اب ریلا آگے بڑھ گیا تو کیفیت بہتر ہوئی۔ پانی اب بھی درخت کو ٹھکریں مارتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور اس کے جلو میں نہ جانے کیا کیا تھا۔ درخت کے ٹوٹے ہوئے تنے، شاخیں، ان شاخوں سے لپٹے ہوئے سانپ، ننھے کمزور جانور جو پانی کی ضرب سے ہی مر گئے تھے، دیو ہیکل درندے اور نہ جانے کیا کیا۔ آنکھیں کھولنا مشکل تھا، تاہم سکندر نے راج دیو کو تلاش کیا۔ وہ قریب کی دوسری چوڑی شاخ پر تھا اور پتوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ سراتو کہاں ہے؟ سکندر حلق پھاڑ کر چیخا۔ ادھر ہے شر۔ سکندر کو اپنے عقب سے آواز سنائی دی اور اس کی گردن گھوم گئی۔ سراتو ایک اور چوڑی شاخ پر آگے ہوئے 2 شاخیں کو پکڑے پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوا تھا اور سکندر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ راج دیو نے صورتحال کا جائزہ لیا اور پھر پھدکتا ہوا احتیاط کے ساتھ اس شاخ کی طرف بڑھنے لگا جس پر سکندر بیٹھا ہوا تھا۔ کھردری سامان کے تھیلے کی وجہ سے اسے وقت ہو رہی تھی، لیکن وہ سنبھلتا ہوا بالآخر سکندر کے پاس پہنچ گیا۔ پانی اب بھی جھاگ اڑاتا درخت سے ٹکراتا گزر رہا تھا اور اس کے ساتھ بہنے والی بہت سی چیزوں کو اس مضبوط درخت کے سارے رکنے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ تنے کے گرد لکڑیوں کا پھیلاؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ دونوں اب ایک دوسرے کے بالکل قریب تھے اور سراتو کو دوسری شاخ پر تھا، لیکن ان سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ لیکن سب کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ وہ کچھ ایسے اعصابی دباؤ کا شکار ہو گئے کہ زبانیں ہلانا بھی مشکل ہو گیا۔ ان کی وحشت سے پھٹی ہوئی آنکھیں پانی کی حشر سامانیاں دیکھ رہی تھیں۔ پانی کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا ایک تیندوا پوری قوت سے درخت کے تنے سے ٹکرایا اور اس کے نوکیلے خونخوار پنجوں نے درخت کے تنے کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن پانی کی ایک لہر اسے طوفانی رفتار سے بہاتی ہوئی آگے لے گئی۔ لمبے لمبے ناگ درخت کے تنے سے ٹکرائے اس کی جانب ٹپکتے، لیکن پانی کی قوت کے آگے بے بس ہو جاتے۔ وہ گہری گہری سانس لے کر اپنے اعصاب کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ رفتہ رفتہ پانی کا زور ٹوٹنے لگا۔ درخت کا تنا بے دستور پانی سے ڈھکا ہوا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے پانی اس تنے سے نیچے نہیں جائے گا۔ البتہ اس کا زور ٹوٹنے سے اب یہ آس بندھ گئی کہ اس کی بلندی اس سے زیادہ نہ ہو پائے گی۔ تناور درخت نے ان کی زندگی بچانے میں اپنا کردار ادا کر دیا اور سراتو کی نگاہوں نے بہت خوب کام کیا۔ نہ جانے یہ درخت اس نے کب اور کیسے دیکھ لیا، یا پھر اس بات کے امکانات بھی تھے کہ بس بے تحاشا دوڑتے ہوئے اسے یہ درخت نظر آیا۔ وہ بر وقت ہی اس کی جانب دوڑنے کی سوچ گئی۔ ریلے کی توڑ پھوڑ کی آواز اب کافی دور سنائی دے رہی تھی اور رفتہ رفتہ اس طرف سکون ہوتا جا رہا تھا، لیکن پانی کے دباؤ میں اب بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ جب تک یہ ریلا اپنے سارے حجم کے ساتھ پھیل نہیں جاتا، پانی ساکت نہ ہو سکے گا۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں بس سلب ہی ہو گئیں۔
चुनाचा अभी उस तरफ ज़हन ही नहीं गया था कि क्या हो रहा है और क्या होगा। फिर जब पानी के बहने की रफ्तार ना होने के बराबर रह गई तो समात वापस आने लगी, तो ज़हन में अब भी शदीद सनसनाहट सी हो रही थी। लेकिन गैर मामूली असाब के मालिक दोनों दोस्त खुद को संभालने में मसरूफ थे। राजदेव ने राव सिकंदर के बाजू पर हाथ रखा और गहरी सांस लेकर फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, कहो सिकंदर, ये मंजर कैसा लगा? जवाब में कहका हल्का सा कहका उभरा और उसने कहा कि हमारी जिंदगी का सबसे बेशकीमत और हौलनाक मंजर यही था। अगर ये दरख्त हमें ना मिलता तो क्या होता? पानी के घोड़े पर सवारी का लुत्फ आता और फिर किसी दरख्त से टकरा कर चंद सुर्ख लकीरों के साथ फना हो जाते। सिकंदर ने बेखौफी से जवाब दिया और राजदीव गर्दन हिलाने लगा। पानी का बहाव अब तकरीबन खत्म हो गया था और बस हल्की हल्की आवाजें उबर रही थी। वो लोग दरख्तों की शाखों पर खुद को संभाले हुए बैठे थे कि ऊपर से सरातू की आवाज उभरी, शर कुछ खाने को मांगता, अभी चाय गर्म है। खुदा की पनाह, ये शख्स पागलपन में हमसे किसी तौर पर भी कम नहीं। वैसे इसकी तजवीज़ बहुत उम्दा है। इस वक्त गर्म चाय दुनिया की सबसे बड़ी नेमत महसूस होगी, निकाली जाए। जरूर, राव सिकंदर ने कहा और अपने सामान के थैले टटोलने लगा। थर्मास में बस उतनी ही चाय मौजूद थी कि वो आखिरी बार पी ले। उसके बाद तो चाय का तस्वर फिलहाल मुमकिन नहीं था, क्योंकि नीचे पानी की जमीन थी और दरख्त पर आग जलाने का कोई जरिया नहीं था। सरातू को भी इजाजत दे दी गई वो अपने थैले से चाय का थर्मास निकाल ले। इंसानी जिस्म की जरूरत किस कदर अजीब होती है। यहाँ एक तूफान बरपा था और वो लोग चाय के गरम गरम घोंट अपने मैदे में उतार रहे थे। चाय के चंद घोंट लेने के बाद राजदेव ने ऊपर मुंह करके पूछा, ओ जंगल के बेवकूफ, ये पानी कहाँ से आया और तू एक बेतुकी जुबान में क्या चीखा था? जवाब में सरातू के दांत निकल पड़े और उसने कहा, शर्म बोला था, पानी आ रहा है बागो ऐसा लगता है कि दरिया गोंडा के किनारे टूट गए। यह पानी उधर से ही आया है। क्या गोंडा इस तरफ से गुजरता है या शरातू ने जवाब दिया और राजदेव गहरी गहरी सांसें लेने लगा। फिर बोला, मगर अब क्या होगा? मैं बोलता शर तो पानी उतर जाएगा और हम आगे चला जाएगा। चीजें ये भी उम्दा है, खूब तलाश की हम लोगों ने। सिकंदर ने चाय का एक और घूंट लेते हुए कहा। वो अब भी पानी की हशर सामानियां देख रहे थे। बहने वाली चीजें अब भी सुस्त रवि से आगे की थिमत बढ़ रही थी। चाय पीने के बाद उन्हें कुछ आसाबी सुकून नसीब हुआ तो उन्होंने आराम के लिए बेहतर जगह की तलाश में निगाहें दौड़ाईं। लेकिन यही शाख सबसे गनीमत थी, क्योंकि चौड़ी थी और उसमें जगह जगह दो शाखे उगे हुए थे और उनसे शाखों की वजह से नीचे गिरने का खतरा भी नहीं था। वैसे नीचे गिरना भी इस वक्त मौत ही के मुतरादिफ था। चौका पानी में झाड़ियों में लिपटे हुए लातादाद हशरातुल अर्ज नजर आ रहे थे, जो बिज़ाहिर तो मुर्दा महसूस हुए, लेकिन कौन जाने उनमें से कौन जिंदा है। कई सांपों को उन्होंने दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करते हुए भी देखा था, लेकिन ये उस वक्त की बात थी जब पानी का बहाव तेज था। उस बात को बहरहाल में जहन में रखना था कि कहीं कोई सांप ऊपर की तरफ ना चढ़ आए जो उनके लिए बायसे ज़रर हो। और ये गुफ्तगू करने के बाद उन्होंने राइफलें संभाल ली। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन बहुत हल्की, और राइफलों को उन्होंने बरसातियों की आड़ में ही रखा था ताकि कारतूस सर्द ना हो जाएं। बहरहाल बड़ी खौफनाक कैफियत थी और शायद इस कैफियत को वो मरते दम तक फरामोश नहीं कर सकते। अब तक उन्होंने लातादाद जंगलों में शिकार खेले थे, बहुत से हौलनाक मनाजर से गुजरना पड़ा था और जिंदगी बचाने के लिए शदीद
जद्दोजहद करना पड़ी थी, लेकिन इससे ज्यादा हौलनाक मंजर उनकी जिंदगी में और कोई नहीं था। वो जानवरों की तरह दरख्त की शाखों से चिमटे हुए थे और नीचे ताहद्दे निगाह पानी बह रहा था। दरख्त के तने पर जिस हद तक वो ऊपर चढ़े हुए थे, उससे ये अंदाजा हो जाता था कि पानी की गहराई कितनी है, और ये गहराई बेहद हौलनाक थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। बारिश एक बार फिर रुक गई, लेकिन आसमान पर बादलों का बसेरा था और कभी कभी उनकी गड़गड़ाहट सुनाई दे जाती, जिसका मतलब ये था कि बारिश फिर होगी। सरातू के कहने के मुताबिक अगर दरिया के कोंडा के किनारे बह निकले थे तो उनके बहने का अंदाज जैसा तूफानी था, उसका जायजा तो ये लोग ले ही चुके थे। मजीद बारिश ने अगर एक बार फिर दरिया को तूफानी शक्ल इख्तियार करने पर मजबूर किया तो इस बात के अमकानात भी थे कि ये तनावर दरख्त अपनी जगह कायम ना रह सके। यकीनन पानी का कोई रेला उसे अपनी जगह से उखाड़ भी सकता है। हालांकि आम हालात में इस दरख्त को एक मजबूत इमारत की हैसियत दी जा सकती थी, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा ताकतवर। लेकिन बादल गड़गड़ाते रहे और सिर्फ खौफजदा करते रहे। उसके बाद बारिश नहीं हुई, अलबत्ता रात तेजी से झुकती चली आई। सरातू शायद अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वैसे उसे भी महफूज शाख मिल गई थी। भूख मैदे में गड़बड़ पैदा करने लगी और दोनों महजुमों ने भूख दूर करने की तैयारियां शुरू कर दी। पानी अभी तक दरख्त के तने से नीचे नहीं उतरा था और अंदाजा हो रहा था कि अभी उसका जोर नहीं टूटा। खौफनाक सैलाब अपना सफर तय कर रहा था। बहरहाल अब उन्होंने खुद को संभाल लिया। चुनाचा खाने की तैयारियां की गईं और मैदे को थोड़ी बहुत तकवीत मिली कि जिस्मानी कुव्वतें बहाल रहें। उसके बाद मुकम्मल खामोशी छाई रही। वो बात करने में आर महसूस कर रहे थे। रात की तारीकियां पुरहोल जंगल पर मुसल्लत हो गईं। इस वक्त उसे जंगल कहना भी मज़का खेज था। बस यूं लगता था जैसे समुंदर में दरख्त उग आए हों या वो किसी वसीओ अरीज झील में लटके हुए हों। वो दोनों मजबूत आसाब के मालिक थे, लेकिन बहरहाल इंसान थे और उनकी वाक़यात से मुतासर होना एक फितरी अमल था। चुनाचा उनके जहनों पर थकन तारी थी और ज्यादा बातें करने की जी नहीं पा रहा था। यही जहनी थकन गनूदगी में ढल गई और गनूदगी नींद में तब्दील हो गई। चौड़ी शौकों पर आलमे नींद में वो कैसे कायम रहे, ये सवाल नाकाबिले जवाब है। ये काम किसी और का है और जिसका काम उसी को साजे, उसका एक मुजाहरा अभी सामने आ गया। सूरज चमक उठा था और हर शय रोशन हो गई कि अचानक ही सरातू की चीखों ने खामोश माहौल में हलचल मचा दी। वो निहायत भयानक आवाज में चीखा था और उसकी मुसलसल चीखों से ही वो जाग उठे। बेख्याली में दोनों ही ने घबरा कर उठने की कोशिश की और एक लम्हे में ही खुद को संभाल लिया, वरना पानी में गिर पड़ते। अलबत्ता उस झटके से संभल कर उन्होंने सरातू की हौलनाक चीखों की सिमत का ताक़ुब किया तो एक अजीब मंजर देखा। सरातू उसी ऊपर वाली शाख पर लंबा दराज था और तकरीबन 2.5 इंच मोटा और न जाने कितना लंबा पीले रंग का सांप उसके बदन से लिपटा हुआ था। सांप के पीले बदन पर गहरे कंथई रंग के गोल धब्बे पड़े हुए थे और उसका मोटा बदन शाख और सरातू की बदन से लिपटा हुआ था। सरातू की वहशतनाक चीखें उबर रही थी और राजदेव ने सबल कर राइफल उठा ली, लेकिन सिकंदर ने उसके शाने पर हाथ रख दिया। वो अजीब सी नजरों से सरातू को देख रहा था। सरातू के हाथ बेबसी से जुम्बश कर रहे थे और उसका गला फटा जा रहा था। सांप के खौफ से उस पर नीम बेहोशी सी तारी हो गई, जबकि सांप आहिस्ता आहिस्ता अपना बल खोल रहा था। राजदेव और सिकंदर साकत निगाहों से सांप की ये कार्रवाई देखते रहे। सांप ने अपने कई बल खोल दिए और सरातू का बदन नीचे लटकने लगा। तभी एकदम उसने चीख कर शानों को दोनों हाथों से पकड़ लिया और सांप ने अपना बकिया जिस्म भी उसके बदन से खोल दिया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटा और एक और शाख पर रेंगता हुआ बुलंदी की जानब चला गया।
राज देव ने एक हैरत भरी गहरी सांस ली। फिर वो दोनों ही सरातू की आवाजें देने लगे। सरातू अब भी चीख रहा था। अगर वो शाखों को मजबूती से ना पकड़े रखता तो यकीनन नीचे पानी में जा गिरता। इस मौका पर सिकंदर ने अपनी जगह से जुम्बश की और चौड़ी शाख से दूसरी शाख और फिर वहां से उस शाख पर पहुंच गया जिस पर सरातू मौजूद था। उसने सरातू के लिबास को मजबूती से अपने हाथ में जकड़ा और फिर सरातू के रुखसार पर जोर जोर से थप्पड़ रसीद करने लगा। होश में आओ सरातू, होश में आओ, वरना नीचे पानी में गिर पड़ोगे। सरातू ने दहशत भरी आंखों से सिकंदर को देखा और फिर गगियाने हुए लहजे में चीखा, सांप सांप, सांप के बच्चे, अब अपने आप को संभालो वरना नीचे पानी में गिर पड़ोगे, सांप चला गया, सिकंदर ने कहा और सरातू की आवाज रुक गई। उसने इर्द गिर्द के माहौल को देखा, फिर जल्दी से अपने बदन को शाख पर सीधा कर लिया। आओ नीचे उतर आओ। बड़े मजे से शाख पर लेटकर सो गए थे। इस सांप का शुक्रिया अदा करो जिसने तुम्हें अपने बदन का तोहफ़्फ़ुज़ दिया, वरना नींद के आलम में तुम नीचे पहुंच जाते। बेमुश्किल तमाम सरातू सिकंदर के साथ नीचे उतरकर उस शाख पर पहुंचा जिस पर राजदेव मौजूद था। सांप की ये कार्रवाई नाकाबिले यकीन थी और बिलाशुबा उसकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता था। उसने अपने बदन को सरातू के जिस्म के गिर्द लपेटकर सिर्फ और सिर्फ उसे नीचे गिरने से बचाया था और उसके जाग जाने के बाद अपना फर्ज पूरा करके ऊपर की तरफ चला गया। ये तीनों इस वाक़े से इस कदर मुतासर थे कि देर तक इस मौजू पर कोई गुफ्तगू नहीं कर सके और खामोश बैठे एक दूसरे की शक्ल देखते रहे। सरातू तो बहुत सहमा हुआ था। फिर राजदेव ने ठंडी सांस लेकर कहा, ये बातें अगर समझ में आ जाएं तो कानून और फितरत ही क्यों ना समझ में आ जाए। सिकंदर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद पेट की जानब तवज्जो दी गई। पानी दरख्त के तने उस निशान से जो उसका आखिरी निशान था तकरीबन 6 इंच नीचे चला गया और अंदाजा ये हुआ कि अब उसके उतरने का वक्त शुरू हो चुका है। दिन भी चमकदार था जिसकी बिना पर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि बारिश फिलहाल नहीं होगी। दरख्तों के पत्तों से शिफाफ नीला आसमान झलक रहा था। उन्होंने इस मेहरबान दरख्त की शाखों पर निगाहें दौड़ाईं और फिर एक दूसरी खौफनाक कैफियत से दो चार हो गए। इस शाख से ज्यादा 20 गज के फासले पर एक मोटी शाख भी फैली हुई थी जो नीचे झुककर पानी तक पहुंच गई थी और उसका आखिरी सिता पानी को छू रहा था। लेकिन उस शाख पर एक हौलनाक शय नजर आई और ये हौलनाक शय एक बहुत ही लंबे कामत का शेर था जो बिल्ली की तरह पंजों के बल शाख पर बैठा हुआ था और अपने जिस्म को संभाले हुए था। उसकी पीली खौनख्वार आंखें उन तीनों पर जमी हुई थीं और वो खामोशी से बैठा उन्हें देख रहा था। गालबन रात के किसी हिस्से में वो पानी में बहता हुआ तैरता हुआ उस शाख तक पहुंचा था और उसने शाख पर पनाह ले ली। लेकिन अब उसकी आंखों से लगता था कि वो भूखा है और अपनी खुराक को ताक रहा है। तीनों ने बीक वक्त उसे देखा और सहम कर साकत हो गए, वरना इससे पहले खाने पीने के चक्कर में उनके जिस्म जुम्बश करते रहे थे। राजदेव ने आहिस्ता आहिस्ता राइफल संभाली और गैर महसूस अंदाज में उसका जायजा लेने लगा ताकि शेर को अपना निशाना बना ले। लेकिन सिकंदर को ना जाने क्या सूझी। उसने राजदेव के शाने पर हाथ रखकर उसे रोक दिया और सर्द लहजे में बोला, नहीं राजदेव, हम उस पर फायर नहीं करेंगे। क्यों? उसकी आंखों को देख रहे हो, वो हमारी घात में है। नहीं, तुमने शायद इस पर गौर नहीं किया। इस वक्त उसकी आंखों में कोई जरर रिसा कैफियत नहीं है, बल्कि वो जुबान हाल से हमें समझा रहा है कि ना वो हमारे लिए खतरनाक है और ना हम उसके लिए खतरा बने। तुम जज्बाती गुफ्तगू कर रहे हो सिकंदर। नहीं राजदेव, गौर करो उस सांप पर जिसने सरातू के बदन को पानी में गिरने से बचाया था। एक अजीब सी कैफियत सामने आई। जिंदा रहे तो इस कैफियत को रकम करेंगे। इस वक्त यूं लगता है जैसे इस आफत ज़दा इलाके में सब जानदार एक दूसरे के हमदर्द हो गए हों।
ہمارے جاگتے وقت شیر اس چاک پر نہیں آیا، اور اگر رات کو پہنچا ہے تو یہ ہماری طرف سے نا آشنا ہوگا۔ یہ صرف پناہ گزین ہے اور اس پر گولی چلانا شان مردانگی نہیں۔ اس نے جانور ہو کر انسانیت کا ثبوت دیا ہے، تو ہم انسان ہو کر درندگی کا ثبوت کیسے دے سکتے ہیں؟ تاہم اس کی طرف سے متعدد رہو۔ اگر اس کے اندر وحشت پاؤ تو پھر ہم بھی وحشت خیزی میں ان سے کم نہ ہوں گے۔ راج دیو رک گیا۔ اس نے رائفل آہستہ سے اپنے زانوں پر رکھ لی، لیکن بڑا عجیب سا ماحول بن گیا، اور شیر پر نگاہیں جمائے ہوئے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور شیر خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ دونوں ہی اپنے اپنے طور پر مستعد تھے۔ وقت نہ جانے کس طرح گزر گیا۔ سراتو بھی بالکل خاموش تھا۔ نہ جانے کیوں انہیں یہ احساس تھا کہ اگر ان کے جسموں کو جنبش ہوئی تو پھر کچھ شروع ہو جائے گا۔ پانی آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا تھا اور دن گزرتا جا رہا تھا۔ آسمان پر بادل نہیں چھائے تھے۔ نہ جانے وقت انہیں یہ کہانی سنا کر ان سے کیا کہنا چاہتا تھا۔ وقت کی کہانی سورج کے ساتھ سفر کرتی رہی، اور ان کی شکاری زندگی میں ایک ایسے ناقابل فراموش باب کا اضافہ ہوا جسے واقعی کبھی نہیں بھلایا جا سکتا تھا۔ یہاں تک کہ رات ہو گئی، شیر نے اپنی جگہ سے جنبش نہیں کی، اور شاید اب وہ مطمئن بھی ہو گیا۔ اس کے سامنے اس جیسے ہی موجود ہیں، اور اعلیٰ ظرفوں سے کوئی خطرہ نہیں۔ پانی کی سطح اب تناور درخت کی جڑ تک پہنچ گئی، لیکن ابھی کافی پانی باقی تھا۔ رات آہستہ آہستہ گزرنے لگی۔ نیند کا کسی کی آنکھوں میں شائبہ نہیں تھا۔ ان کے سامنے ایک وحشی درندہ موجود تھا۔ اس سے پہلے اس درندے کو انہوں نے جنگل میں مختلف اشکال میں دیکھا تھا، اور دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، لیکن آج معاملہ کچھ الٹا ہی ہو گیا۔ پھر اس وقت چاند پوری آب و تاب سے نکل آیا، اور درختوں کے پندوں سے روشنی چھن چھن کر زمین پر آئی کہ دفتر انہوں نے شیر کے جسم میں جنبش دیکھی، اور راج دیو نے آہستہ سے رائفل گود سے اٹھا لی۔ شیر درخت کی شاخ پر 2-4 قدم آگے بڑھا، اور اس کے بعد اس نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ ساتھ ہی اس کی گرج بھی ابھری تھی۔ ان کی نگاہیں شیر پر جمی رہیں۔ شیر پانی سے بچتا ہوا چھلانگیں لگاتا دور چلا جا رہا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ نگاہوں سے روپوش ہو گیا۔